और आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप देखना पेज नंबर 50, 51 में। और मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी सिलेक्ट किए हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है। अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो हम लोग को वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कम टाइम लगेगा ना। बस अभी आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर है। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल सब कुछ है, बस आपको इनिशिएटिव लेना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 9th एंड 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ कि मैंने ना अभी रिसेंटली सॉल्व एग्जांपल्स जो है वो अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका मैंने सॉल्व एग्जांपल जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डिफिकल्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। और आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अगर आप टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो आप देखना पेज नंबर 50, 51 में डिफिकल्ट वाले जो हमारे है वर्ड प्रॉब्लम्स वो हम करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी सिलेक्ट किए हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है। ओके, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के वीडियोस चाहिए तो ये हमारा चैनल है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे ना, प्लेलिस्ट में, तो आपको यहाँ पे दो प्लेलिस्ट मिलेगी। ये दोनों आपके लिए ही है। इसमें आपको अलजेब्रा के 6 चैप्टर्स, ज्योमेट्री के 7 चैप्टर्स, सबके वीडियोस मिल जाएंगे और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अवेलेबल है। वैसे ये प्रॉब्लम सेट वाले वीडियोस है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट भी अपलोड करके रखा है। देखो, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब पढ़ा के रखा है। सब कुछ आपको फ्री में भी दिया गया है। बस अभी आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर है। ठीक है, फ्री में सब अवेलेबल है। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल सब कुछ है। बस आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको पढ़ने बैठना है और हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट सॉल्व एग्जाम्पल वाली भी मैं बना दूंगी, नई प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपके छोटे भाई बहन है, अगर वो मान लो कि 5th से लगा के 8th स्टैंडर्ड में है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक नया चैनल बनाया है और इस चैनल पे भी मैंने 8th स्टैंडर्ड का अपलोड करना चालू कर दिया है वीडियो। ये पहला वीडियो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है या आप भी अगर इसको सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपने टेक्स्ट बुक निकाला, टेक्स्ट बुक में देखना पेज नंबर 50, 51 देखो, पेज नंबर 50 और 51 देखो। आपको वहां पे है ना सॉल्व एग्जांपल्स दिखेंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा, यस, पेज नंबर 50 एंड 51। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या? ये देखो, ये टेक्स्ट बुक है, ये वाला देखो। ये हमारा एक क्वेश्चन है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर्ड हाउस वाला है। फिर ये अ ट्रेन ट्रेवल विद 360 किलोमीटर वाला है। मतलब दो ही है। मतलब मैंने क्या किया है, ये वाला ले लूंगी, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला लेना है। ये ऑनियन वाला तो इजी है। और एक है, मतलब और मैंने क्या सोचा कि दो सॉल्व एग्जांपल कराने से अच्छा है कि ये वाले भी करा देती हूँ। जो 2.5 है ना, 2.5 प्रैक्टिस सेट, उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर भी है ना, ऐसे मुझे लगा कि ये वाले दो करवा देती हूँ। ये वाला एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, यानी कि पेज नंबर 47 में दिखेगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। बाकी सब तो इजी है, बाकी सब तो मुझे लगता है कि आ जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से करना, फॉर्मूला मेथड अच्छे से करना। ओके, तो यही सब है। तो और इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पता है आपको ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन आया था। ये क्यूब वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्यूब क्यूब वाला क्वेश्चन आया था। ए क्यूब, ये है ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है जरा देखो। यहाँ पे हमको दिया है देयर इज अ रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ मिस्टर रत्नाकर राव एट त्रिवसा या तिवसा, मतलब मेरे को थोड़ा पढ़ने नहीं, तिवसा जो भी है। ठीक है, कोई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, रेक्टेंगल है ये, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है, ऑनियन रखने का स्टोर हाउस है। ऑनियन रखने का क्या है, स्टोर हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द फार्म द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस, तो जो लेंथ है वो क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर।
and its diagonal is more than length by 1 meter. Find the length and breadth of the storehouse. ओके, तो यहाँ पे अच्छे से समझना क्या दिया है कि ये जो हमारा रत्नकर राव है, इसके फार्म में, उसके फार्म है, वहां पे क्या है, ये ऑनियन रखने का एक ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में क्या है, स्टोर हाउस है, ठीक है, स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज है। तो अब यहाँ पे इसके लेंथ के बारे में कुछ तो बताया है, 1 मिनट देखो ध्यान से समझना आराम से। तो द लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस मतलब ये रेक्टेंगल है ना, और ये लेंथ है, और तो इसका इसका द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस, ये बेस हो गया, मतलब बेस को रीड करके कंफ्यूज मत हो जाना। तो मतलब बेसिकली लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज व्हाट, इज मोर देन इट्स ब्रेथ, it's more than its breadth by 7। ओके, मतलब जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ है ना, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू मोर देन ब्रेथ, मतलब वो ब्रेथ से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 7 मीटर से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो एग्जांपल ले लो कि अगर ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, सॉरी, अगर ब्रेथ 10 मीटर है, तो लेंथ कितना होगा पता है, लेंथ के बारे में क्या बताया गया कि लेंथ कितना है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 7 मीटर मोर है। तो अगर ब्रेथ 10 मीटर है तो कमेंट में बताओ कि लेंथ कितना होगा। तो लेंथ ऑफ द फार्म क्या होगा, सॉरी फार्म नहीं, स्टोर हाउस, ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर जो भी है ये, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, जितना ब्रेथ है ब्रेथ में 7 प्लस कर दो, यानी कि 10 प्लस 7, तो ये जो लेंथ होगा वो होगा 17 मीटर। ऐसा यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, मतलब तुम समझ रहे हो, ये 10 तो मैंने अपने मर्जी से लिया था, तो यही दिया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर मतलब मोर हुआ तो प्लस, मोर देन ब्रेथ बाई 7 मीटर, ठीक है। 7 इधर लिखो, ब्रेथ इधर लिखो, चलता है, वैसे भी प्लस है तो a प्लस बी प्लस ए करो, चलता है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल के बारे में कुछ तो बताया है, डायगोनल के बारे में बताया है, तो डायगोनल क्या होता है आपको पता ही है ना, डायगोनल जो रेक्टेंगल होते हैं ना, उसके जो डायगोनल्स है ना, दोनों डायगोनल्स वैसे तो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, तो मैं एक ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि द डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर, तो डायगोनल जो है दैट इज मोर मतलब अगेन प्लस, मोर देन लेंथ, डायगोनल जो है वो लेंथ से बड़ा है, कितना, 1 मीटर। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से बड़ा है 7 मीटर, और जो डायगोनल है वो लेंथ से बड़ा है 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ना, आप सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हो, अभी वो एक वेरिएबल किसको लेने का, तो यहाँ पे देखो 3 लोग हैं, यहाँ पे कौन कौन है, एक है लेंथ है, एक है ब्रेथ, और एक है डायगोनल। अभी आप किसको एक्स लोगे ये कैसे पता चलेगा, तो जिसके ऊपर हम ज्यादा डिपेंड है ना उसको हम लोग एक्स लेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर, ठीक है, और डायगोनल किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगर हमने ब्रेथ को ले लिया, तुम सोचो दिमाग लगाओ, अगर हमने ब्रेथ को ले लिया, अगर हमने ले लिया कि लेट द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर जो भी है दैट इज एक्स मीटर, अगर हमने ब्रेथ को एक्स मीटर ले लिया, तो अगर हमने ब्रेथ को एक्स मीटर ले लिया तो हमको लेंथ मिल जाएगा, और अगर हमको लेंथ मिल गया तो फिर डायगोनल भी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको लेट लेने का। तो देखो अगर मान लो मैंने ले लिया कि जो ये ब्रेथ है, ये जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वो ले लेते एक्स मीटर, तो अगर हमने ब्रेथ एक्स मीटर ले लिया तो हमको लेंथ मिल जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो सोचो दिमाग लगाने का कि कैसे हम लोग किसको एक्स लेंगे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस बी एक्स मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है वो क्या है, जितना ब्रेथ है ना उसमें प्लस 7 कर दो, ठीक है। तो ये हमको मिल गया लेंथ, तो यहाँ पे मीटर लगा देना, और x प्लस 7 ही रहेगा, x प्लस 7x नहीं होगा, क्योंकि बीच में इंटू नहीं है, अगर इंटू होता है तो x इंटू 7x हो जाता है। और यहाँ पे डायगोनल कितना होगा बताओ, तो डायगोनल के बारे में क्या बोला था कि डायगोनल क्या है, डायगोनल जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड है, और लेंथ मिल गया है, तो डायगोनल जो है वो क्या है, दैट इज, तो यहाँ पे बोला हुआ है डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर, तो यानी कि जितना भी हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है, देखो लेंथ की वैल्यू हमने पुट की, प्लस उसमें क्या कर दो 1 कर दो, तो ये हो जाएगा। तो जो डायगोनल है दैट इज मोर देन 1, डायगोनल इज मोर देन 1
क्या बोला है भाई? हाँ, डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। तो ये लेंथ बाय 1 मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? x लिखो, ये 1 प्लस 7 कितना होगा? 7 प्लस 1 कितना होगा? 8। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 8 और ये ब्रैकेट के अंदर मीटर। यानी कि एक चीज ध्यान देना, हम जब ब्रेथ ले रहे हैं ना, ब्रेथ को हमने x मीटर रखा ना, तो उससे लेंथ मिल गया और लेंथ जो है उससे डायगोनल मिल गया, तो सब मिल गया। तो ये लेट किसको लेना है ना, वो ध्यान रखने का। तो हमने क्या लिया? ब्रेथ ले लिया, ब्रेथ ले लिया x मीटर, ब्रेथ ले लिया x मीटर। तो लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज व्हाट? इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7। तो अगर ब्रेथ है हमारा x मीटर, ब्रेथ है हमारा अगर x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर। ठीक है। और जो डायगोनल है वो क्या है? वो कितना है? दैट इज मोर देन इट्स लेंथ बाय 1 मीटर। तो लेंथ कितना आया है अभी ताजा ताजा? x प्लस 7। तो x प्लस 7 और ये प्लस 1 भी लिख दो, प्लस 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। तो x प्लस 8 मीटर। तो ऐसे करके हमको सब कुछ मिल गया। ओके। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया? क्या क्या मिल गया? लेंथ सॉरी ब्रेथ मिल गया x मीटर। लेंथ कितना मिल गया है? ये लेंथ है, ये लेंथ मिल गया है x प्लस 7 मीटर। ठीक है। और ये डायगोनल है, और डायगोनल कितना है? डायगोनल है x प्लस 8 मीटर। ठीक है। क्लियर हुआ? और ये हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ। तो ये x मीटर। ठीक है। वैसे भी आपको पता ही होगा, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये x कैसे फाइंड करेंगे? करना क्या? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, मतलब x मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। तो अभी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल का आपको पता ही होगा कि उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे एंगल्स उसके 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। हमारे पास क्या है? ये है, डायगोनल भी है। तो अभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। ये आई होप आपको ये वाला पार्ट मेरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी तुम्हारे स्कूल में यानी कि टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है? देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम ही लिखा है। सबसे पहले देखो, इन लोग ने जो ब्रेथ है उसको ले लिया है x मीटर, तो उससे लेंथ मिल गया x प्लस 7 मीटर। उससे डायगोनल मिल गया x प्लस 8 मीटर, क्योंकि डायगोनल जो है वो कितना है? जितना लेंथ है उसमें प्लस 1 कर दो। ठीक है। ये तो ये नंबर वाले सॉल्व हो गए ना, ऐसा। फिर यहाँ पे पाइथागोरस से x मिलेगा। जब x मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आया? कितना इजी है ना? तो चलो, लेट्स स्टार्ट। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, हम भी ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम। और अगर डायग्राम अगर एग्जाम में बना भी दिया तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाता है। बच्चे बार बार मुझे ये पूछते हैं कि क्या हमको डायग्राम बनाना चाहिए क्या? अरे तुम बनाओगे तो तुमको ही मार्क्स मिलेंगे, टीचर को क्या लेना देना है? टीचर तो अपना चेक करके निकल जाएंगे। मार्क्स किसको चाहिए? आप खुद के लिए डायग्राम बनाओगे कि टीचर के लिए बना रहे हो? सोचो इसके बारे में। ठीक है। तो एक थोड़ा बना दोगे बाजू में तो अच्छा ही है। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि x प्लस 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये बेस है। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर। समझा? अब इन दोनों को ओपन करेंगे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पता ही होगा ये। तो यहाँ पे इसको ओपन करो। यहाँ पे देखो, अगर जिसको ये ओपन करना नहीं आता है बेटा, तो इधर ध्यान से सुनो। x प्लस 8 द होल स्क्वायर है ना? तो इसको कैसे ओपन करोगे? देखो, यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? x। तो a की जगह पे लिखोगे x। ठीक है। a की जगह पे x। और यहाँ पे b का रोल कौन प्ले कर रहा है? 8। तो कैसे इसको ओपन करेंगे? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 8 प्लस b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16, ये तो 16x प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये हो जाएगा a प्लस। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मिस हम लोग 8 प्लस द होल स्क्वायर है ना, तो ऐसा कर दो, ये स्क्वायर इसको दे दो, ये स्क्वायर इसको भी दे दो। इसका मतलब 8 का x का स्क्वायर x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। ऑलवेज रिमेंबर दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसमें 2ab नहीं आया है, तो ऐसे मत करना। ठीक है, ये गलत है।
क्लियर हो गया? चलो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो यार, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे इसको ओपन किया तो इसको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 16x प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। अभी इधर भी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14 14x आएगा प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा 16x प्लस 64 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, इनको वहां पे शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि ये जो पावर 2 वाला टर्म है ना वो पॉजिटिव में होना चाहिए जब हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और हम अरेंज भी करेंगे, सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म ऐसे, और फिर लास्ट में कांस्टेंट लिखते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले इसको लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 14x और इसको ये प्लस 16x उधर गया तो माइनस 16x, उसके बाद ये प्लस 49 लास्ट में और ये प्लस 64 उधर गया तो माइनस 64। तो ये आ गया यहाँ पे 0 क्योंकि ये दोनों इधर आ गए। तो सबसे पहले ये देखो ये आगे लिख दिया बस, फिर ये लिखा, फिर इसको एक्स एक्स वाले टर्म बाजू में होंगे और नंबर नंबर वाले टर्म बाजू में होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो, तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 14 निकालोगे तो 2x बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन ये माइनस, यहाँ पे 60 ये प्लस माइनस फिर से माइनस, तो 64 में से 49 निकालो तो ये 14 हो गया, ये 5 हो गया, 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 5 और ये 1 15, तो -15 ठीक है। और इज इक्वल टू ये 0 लिखना मत भूलना। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 15 है, 15 तो 15 लिखो। अब दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा और जिसको माइनस करने पे आपको 2 मिलेगा। साइन बाद में देखेंगे, ठीक है, साइन को बाद में देखेंगे। -2 मिलेगा नहीं, -2 नहीं बोलने का, ऐसे दो नंबर्स बताओ विदाउट साइन, साइन मत डिस्कस करो, अभी साइन डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो गए जिसको माइनस करने पे 2 मिलेगा? 5 3 हाँ 5 3 15 बरोबर, 5 3 15 भी होता है, दोनों को अपने मन में माइनस किया, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। अब आपको साइन देना है, तो साइन ऐसा दो कि -2 आए, रिजल्ट में -2 आए तो माइनस और प्लस देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और 5 में से 3 गया तो 2 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है। तो अभी साइन हमने बरोबर दे दिया और वो साइन है माइनस, अरे माइनस माइनस, ओके। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसके जगह पे -2x के जगह पे लिखेंगे -5x, सॉरी माइनस माइनस नहीं माइनस प्लस, हाँ हाँ, और -2x के जगह पे लिखेंगे -5x और प्लस 3x और आगे है -15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो एक ब्रैकेट में बचेगा x -5, यहाँ से +3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा x और -3 5 15 होता है तो 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आए ना मतलब वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया x -5, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x +3 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x -5 इज इक्वल्स टू 0 और x +3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई है 1 5 और एक आई है +3 उधर गया तो -3, बट हम लोग x इज इक्वल टू -3 तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज x क्या डिनोट करता है, ब्रेथ डिनोट करता है, एंड ब्रेथ मतलब कि जो लेंथ है ब्रेथ है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो x इज इक्वल टू 5 आया, x इज इक्वल टू 5 आया, इसका मतलब जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस जो है वो हमको मिला 5 मीटर, और जो लेंथ है वो लेंथ कितना था, लेंथ के बारे में ये बताया गया था कि जो लेंथ है ये ऑनियन का रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस का वो कितना है, जितना ब्रेथ है ना उसमें +7 मीटर कर दो, तो जितना ब्रेथ है 5 उसमें +7 करो तो 5 + 7 मतलब 12 मीटर, 12 मीटर। तो यहाँ पे देखो ये रहे आंसर्स, यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है कि द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, इसलिए हम लोग x इज इक्वल टू -3 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ब्रेथ ऑफ द
ऑनियन वाला जो है स्टोर हाउस उसका 5 मीटर हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और जो लेंथ है वो 12 मीटर हो गया। डायगनल वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन डायगनल अगर पूछते तो डायगनल के बारे में क्या बोला गया था कि जो डायगनल है वो कितना है, जितना हमारा लेंथ है उसमें +1 कर दो तो डायगनल हो जाता 13 मीटर। ठीक है, लेकिन वो पूछा नहीं है तो हम लोग को लिखना भी नहीं है। समझ में आ गया? देखो कितने इजी क्वेश्चंस है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ, और एक बात, हमारा पेड बैच भी है बेटा आरएम 6.0 क्लास 10th के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, और ये जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है। दिस इज द फुल ईयर बैच, ठीक है, और बहुत अच्छा बैच हमारा ये चल रहा है। तो अगर किसी को ऑनलाइन पेड बैच की जरूरत है एंड क्वालिटी लेक्चर चाहिए, आपको क्वालिटी बैच चाहिए, तो ये हमारा बैच है, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो यस, मैं आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों पढ़ाऊंगी। पाथ सर और शुभम सर साइंस लेंगे। ये हमारे रिजल्ट है, आप देख सकते हो हमारे बैच से बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं। तो आपका भी अगले साल यहाँ पे फोटो होगा एंड यस होगा, पक्का होगा। ये हमारे सारे टीचर्स है आरंभ के। तो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर दे रही हूँ आपको, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली फटाफट एनरोल कर लो, क्योंकि हमारा बैच अच्छे से स्टार्ट हुआ है। फिलहाल तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट किया, अभी तो बहुत चैप्टर बाकी है। ये सोच के कि अरे यार ये बैच तो स्टार्ट हो गया है तो मतलब नहीं है, तो ये सोच के अगर आप ऐसे करोगे तो मान लो कि आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बैच स्टार्ट हुआ है, बस जस्ट एक चैप्टर। वो तो आप कैसे भी करके वाइंड अप कर लोगे, लेकिन आगे बैकलॉग बन जाएगा वरना आपका बहुत बड़ा। ठीक है, तो बस इतना बोलूंगी कि लाइव क्लास होता है शाम को, 2 लेक्चर्स हो गए। आपको हमारे पर्सनली सारे टीचर्स के नंबर्स मिलेंगे, आप आराम से उनको कॉल करके आपके कुछ भी डाउट वगैरह है वो पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे यहाँ पे दोनों होते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में अगर कोई क्लास 10th का बैच आएगा तो उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। ओके, ठीक है, और एग्जाम के पहले आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, रिवीजन वगैरह मिलते रहेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 2 ऑफ अवर सॉल्व एग्जांपल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रेन के बारे में ये क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। The speed of the train is increased by 5 km per hour. It takes 48 minutes less to cover the same distance. Find the initial speed of the train. ठीक है, मतलब वैसे दिखने में कितना छोटा है ना क्वेश्चन, बट बहुत इजी भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको सच में बहुत इजी करके दे दूंगी, बस आप लिखना मत, इधर उधर भटकना मत, अच्छे से सुनना। क्या बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, मतलब ये क्या है पता है, ये डिस्टेंस है। क्योंकि देखो वैसे तो अगर आपका साइंस कमजोर है मेरी तरह, तो मुझे ना इतना पता है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, उससे मेरे को पता चल जाता है कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है। क्योंकि किलोमीटर या मीटर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, यूनिट समझ रहे हो ना, यूनिट। और ये मिनट से मतलब ये टाइम दिया है, और स्पीड है, ये स्पीड है, क्योंकि स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे मेरा साइंस बहुत कमजोर है, बट मैं ना ये यूनिट से पहचान लेती हूँ कि देखो स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में आने का चांसेस रहता ही है। तो आप ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में भी ये वाला तो लगेगा ही फॉर्मूला। ठीक है, तो बस आप लोग को सबके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है। जैसे हमारा स्पीड जो है इसका यूनिट मोस्ट प्रोबेबली होता है किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, और सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का जो हमारा यूनिट होता है वो आवर्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे मिनट में दिया है बट हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो यहाँ पे टाइम जो होता है इसका यूनिट होता है आवर्स में। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, मान लो हमारा ट्रेन है, वो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर का। तो हमारा ये ट्रेन है, अभी ट्रेन कैसे बनाऊं, ऐसे बना देती हूँ, ये डब्बे हैं ट्रेन के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये ट्रेन की कोई स्पीड है। ठीक है, यानी कि इनिशियल जो स्पीड फाइंड करने बोला है ना वही। तो ये ट्रेन की हम लोग इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड थी वो ले लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर।
तो ये ट्रेन हमारा आराम से क्या कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी कि 360 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड है ये, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है कि अचानक से क्या किया, ट्रेन जो है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अभी जो हमारा सेकेंड सिनेरियो ऐसा है कि अगर हम क्या करते हैं, ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या कर देते हैं, अगर इंक्रीज कर देते हैं, ये ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले जो स्पीड थी उसकी कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, अभी उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया, तो नई स्पीड क्या आ जाएगी बताओ, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की नई स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जितनी पहले स्पीड थी उसमें +5 कर दो, यानी कि नई स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी ओल्ड स्पीड बोलो या इनिशियल स्पीड बोलो। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 48 मिनट लेस कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर हम क्या कर देते हैं, ट्रेन की स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, तो यही वही ट्रेन क्या करेगा, ये सेम डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, 360 किलोमीटर डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ट्रेन को कितना लगेगा, 48 मिनट लेस लगेगा, जितना पहले लग रहा था उससे। पहले कितना टाइम लग रहा था आपको पता है क्या, नहीं पता, छोड़ो जाने दो। मतलब मान लो पहले टाइम लग रहा था t1, ठीक है, पहले टाइम लग रहा था t1, मान लो टाइम पता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर उसकी स्पीड देखो, ऑब्वियसली आप इमेजिन करो, अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, तो हम लोग को वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी, है ना, है ना, यस और नो, यस और नो, तो यही है। तो हम लोग को बोला है फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है ना, इसकी पहले की स्पीड क्या थी, क्या स्पीड थी, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा, आई रिपीट अगेन, प्लीज लिखो मत, अच्छे से सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कि मान लेते हैं कि ये ए से बी हमारा ट्रेन ट्रेवल करेगी, तो ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 360 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये जो ट्रेन है वो ये स्पीड से जाएगा, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल स्पीड है, और ये ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये स्पीड से। लेकिन अगर मान लो हम ट्रेन की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब तो यानी कि नई नई जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर नहीं है, नई स्पीड क्या है पता है, जितनी पहली जो स्पीड थी उसमें +5 करना पड़ेगा, तो नई स्पीड जो है वो क्या है, पहले जितनी स्पीड थी उसमें +5 करो, तो x + 5 5x नहीं होता है, ठीक है, x + 5 ही रहेगा, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ओके। अगर हम इसकी स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रेन जो है वो क्या करती है, 48 मिनट लेस लेती है, मतलब पहले जितना उसको टाइम लग रहा था ना उसमें 48 मिनट लेस, उसको ये सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 48 मिनट लेस लगता है। तो हम लोग को फाइंड करनी है इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि हम कंडीशन कैसे फाइंड, मतलब हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, तो हम इसको लिखे कैसे, हम कैसे फाइंड करें, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ना बेटा वो टाइम का बनेगा। हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ टाइम का बनेगा, कैसे टाइम बनेगा, क्यों बनेगा, मैं बताती हूँ। देखो हम क्या फाइंड करेंगे कि जब जब हमारी ट्रेन की ये स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो हमारे ट्रेन को ये जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, क्या हमारे पास है क्या, नहीं, वो फाइंड करेंगे वो वाले फॉर्मूला से, क्योंकि वी हैव द स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस भी है ये रहा, टाइम निकालेंगे, ठीक है। और फिर जब उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तो हमारे यही ट्रेन को यहां से यहां ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, उस टाइम को ले लेंगे हम लोग t2 ले लेंगे, ठीक है, t2। और इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना वो 48 मिनट का आ रहा है, क्योंकि इन लोग ने बोला था कि जब हमारे ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी ना, तब ट्रेन को जो टाइम लगा था, और जब उसकी नई स्पीड आई उसमें जितना टाइम लगा था, इनके बीच में जो गैप है ना वो 48 मिनट्स का है ना, 48 मिनट्स का है। तो यहाँ पे जो कंडीशन या जो इक्वेशंस बनेंगे वो टाइम के बनेंगे। मैं आपको पहले तो दो चीजें फाइंड करने के लिए बोल रही हूँ, वो है कि जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी ट्रेन की, तो कितना टाइम लगा वो निकालो, उसको t1 नाम दे रहे, और जब नई स्पीड आ गई हमारे पास ट्रेन की, तब इसको कितना टाइम लगा वो फाइंड करो।
ठीक है। तो मुझे पता है कि जितना पहले लगा था उसमें क्या, उसमें हम लोग क्या करेंगे, -48 करेंगे तो वो उसके ये इक्वल आएगा। तो देखो रुको रुको समझो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, कोई घाई मत करना, घाई करोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। हम लोग को ये फॉर्मूला टाइम में चेंज करना है, मतलब टाइम के हिसाब से, टाइम टाइम ऊपर चला गया, टाइम ऊपर स्पीड नीचे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी मैं तुम लोग को एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले तो जब हमारी स्पीड x किलोमीटर पर, पहले तो ले लेना, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब स्पीड ये थी तो ट्रेन को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने को कितना टाइम लगा, तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है इतना 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड, तो स्पीड का क्या, ट्रेन का x, तो ये टाइम लगा, ठीक है। इसमें आएगा आवर्स में आएगा ये। ओके, अभी जब नई स्पीड आ गई, जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, तो हमारे ट्रेन को ये सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं T2। तो दैट इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में, बस स्पीड चेंज हो गई है, स्पीड है ये, तो अभी नई स्पीड आ जाएगी, दैट इज आवर्स, क्योंकि टाइम आवर्स में होता है, ठीक है। अभी हमारा कंडीशन बनेगा कि ये दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है ना, मतलब ये, सॉरी, ये दोनों के बीच में जो गैप है वो 48 मिनट्स का है, बट यहाँ पे देखो ये टाइम आवर्स में है, ये भी टाइम आवर्स में है, और जो हम लोग को जो दिया है वो मिनट्स में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सुनो, 48 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो 48 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो वी नो दैट, ध्यान से सुनना, वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स बरोबर। अगर आप लोग को मिनट को क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो ये मिनट वाले को डिवाइड करो 60 से। ओके, तो 48 मिनट इज इक्वल टू 48 अपॉन 60 आवर्स। हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, मिनट्स को अगर हम लोग आवर्स में डिवाइड कर रहे हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी, तो मिनट्स को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो मिनट वाली वैल्यू है उसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, क्योंकि 12 फोर एंड 12 कितने सा तो होता है, इन लोग ने किया है क्या, ये देखो मिनट को आर में कन्वर्ट किया, तो इन लोग ने जैसा रखा है मैं भी वैसे ही रख देती हूँ, ठीक है। चलो कंडीशन बता रही हूँ, अभी कंडीशन बताओ। तो तुम लोग को ये समझा ये दोनों क्या है, कि जब ट्रेन की स्पीड ये थी x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगा, और जब स्पीड बढ़ गई तो ट्रेन को ये सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम लगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, अब कंडीशन को देखो कैसे हम इक्वेशन तक पहुंचाते हैं। तो कंडीशन ये बोली गई है कि जब हमने ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज किया ना, तो जो टाइम लगा ना, टाइम कितना लगा, T2 ना, तो जो टाइम लगा ना वो कितना लगा पता है, दैट इज इक्वल टू कितना लगा पता है, पहले जितना टाइम लगा था ना, पहले जितना टाइम लगा था ना, उसमें क्या, उससे 48 मिनट लेस, 48 मिनट कम लगा, तो 48 मिनट, और मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कंडीशन बनेगी कि जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया ना, हिंदी में बोलो, जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया ना, तो जो टाइम लगा था ना, जो टाइम लगा था ना, वो कितना लगा, जितना पहले टाइम लगा था उसमें क्या करने का है, 48 मिनट लेस लगा, तो ये कंडीशन है। तो T2 की वैल्यू कितनी है, T2 है ये, दैट इज 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू T1 कितना है, T1 है 360 अपॉन x, ठीक है, और माइनस 48 मिनट्स नहीं लिख सकते हम लोग, मिनट्स को आवर्स में, क्योंकि ये आवर्स में है, ये आवर्स में है, तो ये भी आवर्स में होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 48 अपॉन 60, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इधर से ही हम क्वाड्रेटिक तक पहुंचेंगे। ये देखो ये है, ये तुम बस इतना लिख दो, ये तुम याद रखो अपने टेक्स्ट बुक में, ये लिख दो, ताकि आपको समझेगा कि गैलेक्सी टीचर ने ये बोला था। अब पीछे देखो यही दिया है, पीछे देखो यही है, यही है, ये तुम समझ नहीं रहे हो, देखो यही है, ये देखो जो हमको T2 है, ये T2 इज इक्वल टू पहले जितना टाइम लगा था T1 उसमें माइनस 48 मिनट्स, बट मैंने बोला था ना मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 48 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 48 अपॉन 60 लिखना पड़ेगा, तो यही लिखा है जो मैंने लिखा है, यही है वो, यही है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे और हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो कंडीशन ऐसे बना, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस
48/60 आवर्स। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे था 360, हाँ यहाँ पे था 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे था ये 360 अपॉन x और यहाँ पे -48/60। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है, ये 360 वाला पार्ट एक तरफ ले और ये नंबर वाला पार्ट इधर कर दो, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा। अच्छा, किसी किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कंडीशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 48 का है। हाँ वो भी चलेगा, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा टाइम, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना। हाँ तो ऐसे भी हो सकता है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 48। ये भी राइट है, मतलब ये भी राइट है कि यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस आया वो 48 मिनट्स का डिफरेंस है ना। हाँ तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ ये देखो, ये माइनस वाला पार्ट है, ये इधर गया तो ये प्लस में आ जाएगा 48/60। ठीक है, इसको उल्टा मत करना, क्योंकि बेटा ये नंबर है, ये नंबर माइनस में उधर गया डायरेक्ट प्लस को हो गया, इज इक्वल टू ये ऐसे ही रहने दो 360 अपॉन में x, और ये प्लस में है इधर गया तो माइनस में 360 अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, हमने क्या किया समझा ना, हमने ये 360 वाले पार्ट को एक तरफ किया और ये इधर लाया, क्योंकि x वाले टर्म्स है ना, ये इधर है, तो ये जिधर था उधर ही लिखा। ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना, तो ये जिधर है उधर ही है, ये माइनस में है तो ये उधर गया तो प्लस, और ये प्लस में है इधर आ गया तो माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखो फटाफट। तो दैट इज, हमें काम करते हैं, इसको अरेंज कर देते हूँ। तो ये है 360 अपॉन एक्स, ये है -360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू ये है 48/60। मतलब बेसिकली अभी मैंने क्या किया, ये दोनों को इधर लिखा और इसको इधर लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले 12 के टेबल में जाते हैं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है, और यहाँ पे 360 को हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो 360 को कॉमन निकालेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन एक्स, माइनस यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 4/5। समझा ना, 360 बाहर कॉमन आ गया। अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 360, फिर यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 5 होगा, माइनस एक्स 1 जा एक्स, और अपॉन में हो जाएगा x इंटू दिस, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो अभी यहाँ पर है ये 360, फिर यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ गया ये 5 अपॉन में ये x अंदर गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, तो ये x स्क्वायर प्लस 5x एंड इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो अब क्या करे भाई, कर तो लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, करते रह गए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया 360 इंटू 5, और ये अपॉन, मतलब ये मैंने अटैच कर दिया दोनों को, और ये है x स्क्वायर प्लस 5x, और इज इक्वल टू ये 4/5। अभी ऐसे करके क्रॉस करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करती हूँ, ये क्यों किया, रुको मैं तुमको थोड़ा सिंपल बताती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, इसको डिवाइड में बेचती हूँ, क्योंकि ये डिवाइड होगा 4 से, तो ऐसे सोचो। ठीक है, 5/x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही रहने दो, और ये 4/5 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में 360 है, ये डिवाइड में आ गया 360। ठीक है, नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली इन दोनों को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, 4 1 जा 4 9 जा 36 एंड 4 0 जा, तो ये आ गया 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ये 1 अपॉन में 9 5 जा 45, तो 45 और ये 0। ठीक है, बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा, बट जो भी है हम करके रह गए। ठीक है, अब क्रॉस करके सॉल्व कर लो अभी तो यहाँ पे 450 इंटू 5, 450 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस इंटू 1, ये दिस इंटू 1 दिस ही होगा। ठीक है, ये ओके डन। तो ये 450 इंटू 5 मैं करूंगी, और ये देखो ऐसे, ये डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में, ऐसे हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों को 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22,
सो देयरफॉर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में 2250 और यहाँ पे आ गया 0। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। ये रहा, ठीक है। आई होप आपको इतना लंबा चौड़ा ये समझ में आ गया होगा। तो ये बस मैंने भी अपने तरीके से कराया है, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, इन लोग ने भी शायद वही किया होगा जो मैं कर रही हूँ। आई होप सो यही आया है। अभी देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि हम ऐसे फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो फैक्टर्स निकालने का एक तरीका होता है, जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उसके लिए क्या करने का, देखो बताती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2250 ना, हाँ, तो 2250 है। अभी हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2250 आएगा और जिसको माइनस करने पे 5 आएगा। तो अभी ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो उस केस में क्या करने का, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, हम इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसके टुकड़े करेंगे, ये 2250 के टुकड़े करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो जैसे ये जो नंबर है वो सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4 और 1 बचा 2 5 जा 10। अभी नेक्स्ट है, ये 2 के टेबल में तो अभी तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा क्या, 5 + 2 होता है 7 7 8 9। हाँ, सबको काउंट करो, 1 + 1 हुआ 2 और 2 + 2 4 और 4 + 5 9 हुआ, तो 9 जाता है 3 के टेबल में। हाँ, तो ये भी जाएगा, ठीक है ऐसे। तो 3 3 जा हो गया 9 10 11, तो 2 बचेगा, 3 7 जा 21 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब फिर से ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। फिर से 5 6 7 8, अब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 जा 10 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो बहुत बड़ा नंबर था इसके हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है 2 3 5, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो का ग्रुप बनाएंगे। दो का ग्रुप बनाएंगे मतलब क्या, जैसे कि हमने जैसे कर दिया कि 2 3 जा 6 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो एक एक हमने ये तीनों का ग्रुप बनाया और ये आया 18 और ये सबको एक 5 5 जा 25 एंड 25 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा कितना होता है, 25 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25 5 टू जा 125, तो ये 125, ठीक। तो हमको ऐसे ग्रुपिंग करना पड़ेगा, हाँ, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये थोड़ा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये तीनों को एक ग्रुप में रखा, ये तीनों नंबर को एक ग्रुप में रखा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप में 3 नंबर होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में भी 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक में 2 है, एक में 2 है और एक में मान लो 4 है तो भी चलेगा। बट बस देखो ये 2 नंबर मिले ना, देखो कि तुम्हारा जो शर्त है यहाँ पे कि तुमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और जिसको माइनस करने पे 5 आना चाहिए, क्योंकि देखो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो यही, क्योंकि ये इसके ही फैक्टर्स है। लेकिन क्या इसको माइनस करने पे 5 आ रहा है क्या, क्या इन दोनों को माइनस करने पे 5 आ रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा थोड़ा गलत है, मतलब ग्रुपिंग गलत हो गया, तो हम चेंज कर देंगे, कुछ नया ढूंढते अभी। तो आप सोचोगे अरे बहुत टाइम जाएगा मिस, नहीं जाएगा यार टाइम, प्रैक्टिस करो ना, नहीं जाता है टाइम। ओके, अभी दूसरा ग्रुप, हमको पता है कि डिफरेंस 5 का आना चाहिए, तो कुछ नंबर क्लोज लेना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर तो बहुत बड़ा हो गया था। तो अभी हमको चेंज करते हैं, जैसे हम कुछ अलग करते हैं, जैसे आ, देखो 3 5 जा 15 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा, तो 5 5 जा 25 5 1 जा 5 7, है ना 75 एंड यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा हो गया 30। तो क्या ये दोनों नंबर्स को, मतलब ये दोनों नंबर्स मिले, एक मिला यहाँ पे देखो 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा होता है 75, एक मिला 75 नंबर और बाकी 1 2 3 ये मिला 30। क्या ये दोनों नंबर को माइनस करने पे 5 आएगा, नहीं, तो ये भी ग्रुप गलत हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं यार, तुम लोग हार मत मानो, करते रहो, मैं बोलूंगी आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ करते हैं, नेक्स्ट कुछ करते हैं। तो अब कुछ अलग करेंगे, 3 3 जा कुछ ऐसा करते हैं, हाँ हाँ हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ऊपर और लास्ट वाला लेके, सपोज करो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 ये नंबर 2 और 5, तो 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 15, ठीक है, ये तीनों को लिया हमने। 5 5 जा 25 एंड 25 2 जा हो गया 50, तो एक नंबर 50 आ गया एंड बाकी का 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45।
9 5 45, तो दूसरा नंबर 45। देखो ये मिल गए ना दो नंबर, ऐसा समझा। तो ऐसा कुछ ग्रुपिंग करके लाएंगे, तो ये रहे वो दो नंबर, यानी कि 50 एंड 45, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यही आएगा और माइनस करने पे 5 भी आएगा। ये हो गया। अभी यहाँ पे साइन क्या होगा कि +5 आना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर प्लस, स्मॉलर नंबर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे +50x और -45x, और यहाँ पे आएगा -2250 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन तो x ही निकलेगा, और यहाँ पे बचेगा x + 50। अब माइनस साइन कॉमन निकलेगा, और यहाँ से कॉमन निकलेगा बेटा 45। मुझे कैसे पता चला 45 कॉमन निकलेगा? क्योंकि देखो 45 कॉमन निकलेगा तो ही अंदर x आ पाएगा, और यहाँ पे देखो तुमको पता है ना ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो 45 कॉमन निकाल दो, क्योंकि तो यहाँ पे बचेगा x, और अंदर का साइन चेंज होगा, क्योंकि जब हम माइनस साइन कॉमन निकालते तो अंदर का साइन चेंज। एंड 45 कितने जा होता है ये पता है? तुम देखना मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 50 होगा ये, ओके ये वाला, हाँ ये, तो यहाँ पे 50 आएगा, तो 45 इंटू 50 करना यही आएगा, और इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो मतलब यहाँ पे आएगा x + 50 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है x + 50 इज इक्वल्स टू 0 और x - 45 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू +50 उधर गया तो -50, और यहाँ पे x - 45 उधर गया तो +45। तो ये रहे हमारे आंसर। बट क्योंकि हमने स्पीड निकाला है, तो स्पीड जो होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू -50 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी कि द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 km/h इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, बट द स्पीड इज नेवर नेगेटिव, तो x इज नॉट इक्वल टू -50, तो x इज इक्वल टू 45 होगा। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 km/h। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करना, मैं लिख के दूंगी। ये बहुत फन है, मतलब मुझे तो ये बहुत फन लगता है, फन, क्योंकि मजा आता है यार कि वो दो नंबर निकालना है, और अच्छा लगता है। अच्छा तब लगता है कि एग्जाम नहीं है और टाइम लिमिट नहीं है। आई नो जब टाइम लिमिट आ जाता है तो डर भी लगता है कि यार फैक्टर्स नहीं मिले तो क्या होगा, लेकिन आप फन की तरह करना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है जस्ट आपके प्रैक्टिस से 2.5 के पहले है, तो ये थोड़े मैंने सोचा बता देती हूँ, वरना नहीं भी बताती तो भी चलता। ठीक है, तो चलो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, और फटाफट अभी के अभी अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो। कम ऑन गाइस, चलो पानी वगैरह भी पी लो, पानी वगैरह पीते रहना चाहिए। यू नो कितनी गर्मी है आजकल, तो पानी भी पी लो, सब लोग पानी पी लो। चलो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, फाइंड के। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या बोला, इसके जो रूट्स है ना, रूट्स हम लोग ले लेते हैं कि इसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है, और इसके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस इसको बोलते हैं, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7, तो ये 7 है, ये गिवन में दिया हुआ है, ये गिवन में दिया हुआ है, और हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है। के कैसे निकालेंगे? के यहाँ पे क्या है पता है, ये सी का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे 2.5 में अगर आप देखोगे ना, टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। एक है नेचर के ऊपर कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के रूट का नेचर, बट वो यहाँ पे काम का नहीं है। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, वो काम का आएगा। यू नो दैट कि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू c/a। आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम आ सकता है। और थर्ड कॉन्सेप्ट तो ये है कि रूट्स अगर गिवन है तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे ना मेरे इस चैनल पे, वो देखना, मैंने बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, ये मेन वाले चैनल पे। अभी मैं भी इसमें थोड़ा दुविधा में, उधर डिफरेंस बिटवीन द रूट्स दिया है, ठीक है। देखो मैं ट्राई करती हूँ, मैं कैसे अपना दिमाग लगाऊंगी, देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 13, सॉरी -13, और ये सी फाइंड करना है, सी है ए, ठीक है। और हमारे पास ये दो फॉर्मूला है, वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स जो है दैट इज इक्वल टू b/a।
तो बी अपॉन ए मतलब -13, सॉरी माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो ये माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस, और बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ पे -13 अपॉन में ए मतलब 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 13 अपॉन 1 मतलब 13, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन, सी मतलब के अपॉन 1 मतलब के हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया के, ठीक है। और ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमको दिया है, ओके, डिफरेंस ऑफ द रूट्स दिया है ना, तो हम यहाँ से क्या करते, मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ थोड़ा देखना, मैं यहाँ से ये क्यों दिया, ये मुझे खटक रहा है, देखो डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमको 7 दिया है, तो एक काम करते हैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ये 7 है, ये माइनस बीटा उधर गया तो प्लस बीटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, इसको काम करते इधर पुट करते, तो हमको बीटा भी मिल जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट 13 दे रहा है, हाँ फिर हमको अल्फा बीटा दोनों मिल जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगी तो के मिल जाएगा। ओ वाओ, वड़ा पाव, क्या मस्त समझा मेरे को, समझा आपको। देखो मैंने क्या किया, पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर हमारा जो ये था कि सम ऑफ द रूट इज माइनस बी अपॉन ए, देखो जो सम ऑफ द रूट है ना, सम ऑफ द रूट, इसने हम लोग को वैल्यू दिया डायरेक्टली 13, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, इसने अपने को दिया के अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू ढूंढ के लाओ, ओके। अब मैंने ये देखा कि भाई ये क्यों गिवन में दिया है, कब से ये क्यों दिया है, तो मैंने बोला चलो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते, तो अल्फा ये उधर गया, तो मतलब ये माइनस बीटा उधर गया तो प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 7 प्लस बीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इधर, देखो वी हैव हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 13, बरोबर, तो अल्फा की जगह पे, अल्फा ये रहा, अल्फा की जगह पे ये पुट करो 7 प्लस बीटा, और फिर आगे है प्लस बीटा, ठीक है, इसके जगह पे मैंने सिर्फ ये पुट किया प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, तो सॉल्व करो, 7 बीटा प्लस बीटा होता है 2 बीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो प्लस 7 उधर गया तो क्या होगा, प्लस 7 उधर गया तो -7, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 13 में से 7 निकालो, 3 4 5 6 7, तो 6 बचेगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में 2, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 3 आ गया, बीटा 3 आ गया। अगर बीटा 3 आ गया तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 3, यानी कि अल्फा हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। एंड नाउ फाइनली हमारे पास क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास के था, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू आई है 10 और बीटा की वैल्यू आई है 3, तो दैट इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 30 30 30 30 30 30 30, ये देखो इन लोग ने भी वही किया होगा, देख लो। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इन लोग ने पहले क्या किया, सम ऑफ द रूट निकाला, देखो 13 आया, इक्वेशन नंबर 1, फिर इन लोग ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट बाद में निकाला, ठीक है। उसके बाद देखो ये गिवन था कि डिफरेंस ऑफ द रूट इज 7, तो यहां से इन लोग ने क्या किया, हाँ मतलब इन लोग का तरीका थोड़ा अलग था, इन लोग ने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया, मतलब ऐसा किया, अल्फा प्लस बीटा आया 13, और जो डिफरेंस ऑफ द रूट था ना वो हमको दिया था 7, है ना, डिफरेंस ऑफ द रूट 7 दिया था ना, तो इन लोग ने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया, तो ये हो गया 20, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10, हाँ ये ज्यादा इजी है, तो अल्फा 10 आ गया, ठीक है, अल्फा 10 आ गया, अल्फा की वैल्यू इसमें किसी में पुट की तो बीटा भी आ गया, तो बीटा आ गया 30, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आया था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अरे क्या हो गया, हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आया था वो आया था के, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू के, तो 10 इंटू 10, नहीं बीटा की वैल्यू 3 आई ना, क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ तो 10 इंटू 3, तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 30, मतलब जैसा है आपको लगे वैसा करो, देखो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने सोल्यूशन देखा नहीं था, तो मेरे जो भी दिमाग में आ रहा था मैं उसको इस्तेमाल करके कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे सब इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने को फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला तुम लोग लिख के रखो, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 2.5 में भी है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग प्लीज लिख के रखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, एंड वो होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है, ये लिख के रखो कहीं पे, आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट बोर्ड एग्जाम में यही आया था, ये आया था 4 मार्क्स के लिए, मतलब यही, मतलब नंबर चेंज क्या होगा। और एक ये भी लिख के रखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, रुको इसका फॉर्मूला मैं बनाती हूँ। पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को इधर ही रखेंगे, इन दोनों को इधर ही रखेंगे और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। हाँ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला लिख के रखो, आपको कभी भी काम आ सकता है। ओके, तो देखो अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो उसके लिए आप दो चीज निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा। देखो ये काम तो आपको करके रखना ही पड़ेगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के रखो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रखो, क्योंकि फॉर्मूला में देखो वो यूज हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, वो बहुत काम के हैं। तो देखो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करो अपने जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये, और इससे कंपेयर करके फटाफट एबीसी की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -1। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी की वैल्यू है 5 अपॉन ए, ए मतलब 1, तो हमारा आ गया -5। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है -1 अपॉन में 1 है तो मतलब -1 आ गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन ने बोला है व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, जितना जल्दी हो सके लर्न कर लो। तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो अभी, 1 मिनट मेरा एक और एक था ना, ओके ये रहा। अभी हाँ चलो, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के रखी है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है -5, तो यहाँ पे आएगा -5 द होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा फिर से -5। अभी ये देखो अगर आपको पावर में अगर ऑड नंबर दिख रहा है ना तो माइनस साइन जिंदा रहेगा, वैसे तो अगर तुमको एक बात बता देती हूँ -5 का क्यूब होता है -2 -5 इंटू -5, तो देखो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर माइनस में होगा। 5 5 25 25 5 होता है 125, तो ये होगा -125। उसके बाद इधर बहुत ध्यान देना, ये देखो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये मतलब बेसिकली यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, या ऐसे भी कर सकते हो माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो इधर माइनस रहेगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 125 और 15 को ऐड करोगे तो 0 1, तो ये हो जाएगा 140 विद द ग्रेटर नंबर साइन माइनस, -140, -140 है क्या, देख लो आंसर ये रहा। यस, उसके बाद ये फॉर्मूला भी दिया है, देखो यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ताजा ताजा आया है -5, तो -5 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा आया है 1, मतलब सॉरी -1। अभी देखो पावर में अगर इवन नंबर होता है ना तो ये माइनस साइन हट जाएगा, मतलब -5 का स्क्वायर है ना 25 होगा, +25 होगा, क्यों, क्योंकि -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 5 5 25, तो आंसर +25 में आएगा। एंड ये माइनस माइनस प्लस हुआ एंड 2 1 2, तो ये हो गया 27, तो ये 27 क्लियर हो गया। देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लिए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यस बेटा, आरंभ बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा, ये साल मजा भी आ रहा है और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी करनी है तो आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको आगे के अगर सॉल्व एग्जांपल्स के वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर से चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।